नमस्कार दोस्तों, BNITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेसन नंबर 21 बेयरिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज हम जानेंगे बेयरिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और इसके क्या क्या उपयोग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन इसका। बेयरिंग का इंट्रोडक्शन क्या है, यानी कि क्या है बेयरिंग। तो किसी भी घूमने वाली मशीन, यानी कि जो भी घूमने वाली मशीनें होती हैं, रोल करने वाली मशीनें होती हैं, मशीन के अंग को संभालने के लिए धारुक या बियरिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी घूमने वाली मशीन के अंगों को संभालने के लिए, उनको सहारा देने के लिए जिस धारुक का उपयोग किया जाता है या जिस मटेरियल या जिस पार्ट का उपयोग किया जाता है उसे हम बेयरिंग कहते हैं। जैसे किसी पहिए, मान लीजिए कोई गाड़ी है, आपकी बाइक है, उसके पहिए घूमते हैं, है ना, और उसके इंजन के पार्ट्स, उसके गियर्स, ये सारी चीज़ें घूमती हैं। तो उस मशीन के यानी आपकी बाइक के जो भी पार्ट घूमते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली किसी शाफ्ट पर तो घूम नहीं सकते हैं, नहीं तो वो घर्षण के कारण क्या होगा, रुक जाएगा। तो उनको सही तरीके से, या कह सकते हो फ्री मूवमेंट में, उनको घूमते रहने के लिए, घूमने के लिए सहारा देने के लिए, यानी कि ऐसा युक्ति जो क्या करे, घूमते हुए पार्ट को सहारा दे। किसके लिए? मुक्त रूप से घूमने के लिए, फ्री घूमने के लिए सहारा दे, उसे हम क्या कहते हैं? बियरिंग कहते हैं। ठीक है, यह एक ऐसी यांत्रिक युक्ति है जो मशीन के दो से अधिक भागों के बीच कम से कम घर्षण के सापेक्ष गति, चाहे वो रेखीय गति हो या घूर्णन गति हो, गति सुविधा प्रदान करती है। यानी कि ऐसी युक्ति, ऐसी यांत्रिक युक्ति, ऐसा यांत्रिक उपकरण जो दो से अधिक, मशीन के दो या दो से अधिक भागों को, मोस्टली दो भाग होते हैं ना उसमें, जैसे एक शाफ्ट होता है, एक हब होता है। हब या तो हब घूमेगा या तो शाफ्ट घूमेगा। जैसे बाइक के पहिए की अगर बात करें तो जो रॉड लगी रहती है बीच में वो नहीं घूमती है, पहिया घूमता है ना। और कई जगहों पर वो पहिया यानी वो हब नहीं घूमता है बल्कि शाफ्ट घूमती है। जैसे मोटर का देखिए हब नहीं घूमता, उसकी शाफ्ट घूमती है ना। तो दोनों में से कोई भी एक चीज घूमने वाली हो, या दो से अधिक पार्ट लगे हों। अधिक पार्ट मतलब जैसे कि बीच में कोई एक पार्ट लगा है जो फ्रीली घूमना है, बाहर वाला पार्ट नहीं घूमेगा, अंदर वाला पार्ट नहीं घूमेगा, केवल बीच वाला पार्ट घूमेगा। होता है जैसे सोफे वगैरह में लगी होती है कुछ रोलर्स, जो घूमने वाले सोफे होते हैं, जो घूमने वाली पहिए होते हैं, या कह सकते हो जो कुर्सियां होती हैं जो घूमती हैं, है ना। हाँ, जैसे ये कुर्सी है, ये घूमती है। तो इनमें क्या होता है, दो से अधिक पार्ट लगे हैं। इसमें सस्पेंशन भी लगा हुआ है, साथ में क्या है, नीचे पहिए भी लगे हुए हैं, नीचे स्टैंड भी लगा है, ऊपर कुर्सी भी लगी है। तो उसमें क्या होता है, इसमें बीच का भाग घूमता है ना। तो वही चीज यहां बता रहा है कि दो भाग यानी हब एंड शाफ्ट, या दो से अधिक भाग, हब, मिडिल पार्ट एंड शाफ्ट। ठीक है, दो या दो से अधिक भागों के बीच कम घर्षण के साथ, भाई कोई भी चीज आपस में चिपक कर घूमेगी तो घर्षण तो होगा ही, और घर्षण की वजह से क्या होता है, मटेरियल गर्म होता है, या तो खराब होता है या तो जाम हो जाता है, होता है ना। अब अपने हाथ को ही ऐसे रगड़ते रहिए चिपका के, तो क्या होगा, गर्मी पैदा होने लगेगी, होगा ना। लेकिन यही बीच में एक रॉड रख लो, दो रॉड ऐसे बीच में रख लो, तो चाहे जितना देर ऐसे घुमाओगे गर्मी पैदा नहीं होगी, और हाथ बड़े आसानी से इधर उधर घूमेगा। अभी कुछ देर ऐसे घुमाते रहो, फिर दम लगाना पड़ता है इसको चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि घर्षण के कारण ये क्या होने लगता है, धीरे धीरे जाम होने लगता है। समझे ना। वही काम बियरिंग के साथ भी होता है। अब बियरिंग के बीच में मान लीजिए, चलिए एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं।
अब ये दो पार्ट हैं, मान लीजिए आपके दो हाथ है, ये दो मशीन के पार्ट हैं, एक ये मशीन का पार्ट, ये एक मशीन का पार्ट। इसको साथ में रख के अगर हम चलाते हैं, आगे पीछे चलाते हैं, तो क्या होगा? घर्षण होगा, है ना, घर्षण होगा, जिसकी वजह से गर्मी उत्पन्न होगी और एक टाइम पे बहुत गाढ़ा चलने लगेगा, मतलब बहुत ज्यादा दबाव के साथ चलने लगेगा, बहुत गाढ़ा चलने लगेगा। आपका हाथ भी होता है यही कि आप कुछ देर इसको चलाइए, कुछ देर लगता है कि यार बहुत दम लगाना पड़ रहा है इसको रगड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन उसी जगह पर उसके बीच में एक रॉड या कोई भी एक ऐसा मटेरियल जो घूमने लायक हो, उसको रख लेते हैं। अब इसको ऐसे घुमाओ, बहुत आसानी से घूम रहा है कि नहीं? ये बहुत आसानी से चल रहा है और दूसरी चीज क्या होगी, इसमें गर्मी उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इसमें घर्षण नहीं लग रहा है या बहुत ज्यादा कम लग रहा है। यानी हम अगर 100% घर्षण की बात करें, अगर हम 100% घर्षण की बात करें बिना बेरिंग लगाए, तो ये माइनस हो जाता है लगभग 1% या 2% पे, समझे? यही कारण है कि जितने भी घूमने वाली या चलने वाली जितनी भी वो मशीन के पार्ट होते हैं, उनके बीच में बेयरिंग लगी होती है, ठीक है। क्या काम करती है? इनके बीच में घर्षण को कम करती है, कम से कम घर्षण के सापेक्ष गति की सुविधा प्रदान करती है, यानी कम से कम घर्षण पैदा करते हुए इसको आपस में चलने के लिए जगह प्रदान करती है, सुविधा प्रदान करती है, होता है ना। सरल धारुक एक नाली के समान होती है जिसमें धुरी को डाल दिया जाता है, यानी कि एक गोल आकार की कह सकते हो धुरी होती है जिसमें बीच में धुरी डाल दी जाती है और उस पर हब से बांध दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि कितने प्रकार की बेयरिंग हमारी होती हैं। बेयरिंग तो समझ में आ गया क्या होती है ना, और किस लिए यूज की जाती है? घर्षण को कम करके घूमने वाले जो मशीन के पार्ट हैं उनको सहायता प्रदान, उनको घूमने लायक फ्री मूवमेंट के लिए सहायता या सुविधा प्रदान करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कितने प्रकार की होती हैं? कुछ 7 से 8 प्रकार की ये होती हैं। आगे इसके बारे में हम आगे चर्चा करते चलेंगे। सबसे पहली है बॉल बेयरिंग, ठीक है। इसका नाम बॉल बेयरिंग को क्यों पड़ा है, सबसे पहले ये जान लेते हैं, ठीक। बेयरिंग तो आप लोग जानते ही हैं, 2 छल्ले होते हैं, एक बाहरी और एक भीतरी, 2 छल्ले होते हैं इसमें। अब इन दोनों के बीच में एक तीसरा पार्ट लगा होता है जिसको हम छर्रा बोलते हैं ना, छर्रा। अब वो तो कई प्रकार का होता है और इसी के प्रकार के अनुसार ही हमारे बेयरिंग का नामकरण होता है। जैसे अगर ये गोल आकार का होगा यानी बॉल के आकार का होगा तो इसका नाम पड़ जाएगा बॉल बेयरिंग, समझ में आया। यही अगर रोल के आकार का होगा, रोलर ऐसे गोल और बेलनाकार, तो इसे कहेंगे रोलर बेयरिंग, ठीक है। चलिए अब बॉल बेयरिंग के बारे में समझते हैं क्या है। बॉल बेयरिंग का उपयोग के क्या फायदे हैं? बॉल बेयरिंग रोलर एलिमेट असर का एक प्रकार है जो गेंदों का उपयोग असर के दौरान बीच अलगाव को बनाए रखने के लिए करता है। गेंदे असर का उद्देश्य घूर्णन घर्षण को कम करना और रेडियल और क्या है अक्षीय भार का समर्थन करना होता है, ठीक है। कहाँ यूज की जा रही है? बहुत ज़्यादा डीपली हिंदी में हम आपको सरल लैंग्वेज में बताते हैं क्या है कि बॉल बेयरिंग
का उपयोग, पहली बात तो बॉल बेयरिंग का नाम कहाँ से पड़ा है, इसके अंदर के छर्रों से। छर्रे इसके किस प्रकार के होते हैं, बॉल के आकार के होते हैं, इसलिए इसका नाम बॉल बेयरिंग पड़ा है। ठीक है, अब बॉल बेयरिंग का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, रेडियल और अक्षीय भार, यानी कि किसी भी एंगुलर, यानी कि ये सामान्य रूप से किसी भी एंगल पर पड़ने वाले लोड, और रेडियल भार यानी कि अक्षीय भार, ठीक है, घूमने वाले भार, यानी कि अगर बेयरिंग ऐसे सीधी लगी हुई है तो इसके ऊपर पड़ने वाला भार जो घुमाव में पड़ता है, ऐसे घुमाव में जो भार पड़ता है वो, और किसी भी एंगल, मान लीजिए हम ऐसे रखे हैं तो किसी भी एंगल पर पड़ने वाला भार, दोनों एंगल से पड़ने वाले भार को सहन करने के लिए बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब हम आपको बता दें, जैसे उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, मान लीजिए ये एक बॉल बेयरिंग है, ठीक, तो ये रेडियल वाला हिस्सा है, घूमने वाला हिस्सा है, ठीक है, ऐसे सीधा भार पड़ रहा है, अगर ऐसे सीधा भार पड़ेगा तब, तिरछा ऐसा भार पड़ेगा तब, या इस साइड से भार पड़ेगा तब, यानी कि इस तीन साइड से भार पड़ने के लिए जहां पर ऐसे तिरछे, या इधर साइड से या इधर साइड से, दोनों साइड से अगर भार पड़ रहा है और ऊपर की तरफ से अगर भार पड़ रहा है ना, अक्षीय भार पड़ रहा है, तो उस जगह पर बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया? इसीलिए नॉर्मली जहां भी सामान्य रूप से कह रहे हैं बॉल बेयरिंग का उपयोग ही किया जाता है। अगर इस पर भी भार पड़ेगा, ठीक है, मान लीजिए एक बेयरिंग है और इस हिस्से पर भी भार पड़ रहा है, तब भी बॉल बेयरिंग का ही उपयोग हम करेंगे। ठीक, तो ये लोड के ऊपर ही डिपेंड करता है कि बॉल कौन सी बेयरिंग का हम उपयोग कर रहे हैं। अगर केवल ऊपरी भार पड़ेगा तो हम रोलर बेयरिंग का उपयोग करेंगे, अगर हमारे पास चारों तरफ से भार पड़ रहा है तो हम बॉल बेयरिंग का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं रोलर बेयरिंग के ऊपर। ठीक है, बॉल बेयरिंग समझ में आ गई। जब हमारे बेयरिंग पर चारों तरफ से भार पड़ता है, यानी कि ऊपर से भी पड़ रहा है, दाएं से बाएं से भी पड़ रहा है, और ये सामने से भी पड़ रहा है, इधर से, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे भी पड़ रहा है, तब हमारे ऊपर, तब हम कौन सी बेयरिंग का उपयोग करते हैं, बॉल बेयरिंग का। जैसे पंखे पर देखिए तो पंखे पर बेयरिंग ऐसे लगी होती है और भार इस पर 90 डिग्री के सापेक्ष पड़ता है, ठीक है, तब हम बॉल बेयरिंग का उपयोग करते हैं। जितनी भी मोटरें यूज की जाती हैं उन पर भी क्या होता है, क्योंकि शाफ्ट आगे पीछे भी चलता है और घूमता तो है ही है, तो उसमें भी बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली जो बेयरिंग होती है वो होती है बॉल बेयरिंग। ठीक, इसके बाद आते हैं रोलर बेयरिंग के ऊपर। रोलर बेयरिंग क्या होती है? इस प्रकार की बेयरिंग में रोलर की अरेंजमेंट कुछ एंगल पे की जाती है और इसके लिए रोलर थोड़े झुके होने के कारण इस बेयरिंग को टेपर रोलर बेयरिंग के नाम दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप अगर यहां पर ध्यान दीजिए तो इसके अंदर ये छोटे छोटे रोलर लगे हुए हैं, ये दिख रहा है, आकार दिख रहा है ना, इनका पूरा आकार ऐसा होता है, बेलनाकार, ऐसा, समझ में आया? बेलनाकार छोटे छोटे, जैसे ये पेन मान लो तो ये बेलनाकार है ना, ऐसे ही बेलनाकार छोटे छोटे रोलर लगे होते हैं, छोटे छोटे छर्रे लगे होते हैं बेलनाकार, जैसे गोली। ठीक है, अब इन छर्रों का, इन रोलरों का उपयोग कहाँ होता है, रोलर बेयरिंग का उपयोग कहाँ होगा? तो ध्यान दीजिए कि जहां पर
केवल अक्षीय यानी कि केवल परिधि पर ही लोड पड़ना है, बेयरिंग के सापेक्ष रेडियल लोड ही पड़ना है, समझे ना, एकदम ऊपर ही केवल उसके लोड पड़ना है, वहां पर क्या होता है, रोलर बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। जैसे ट्रक के टायरों में, चक्कियों में, जहां पर भी सीधा केवल सीधा दबाव पड़ना है, सीधा केवल ऊपर की ओर दबाव पड़ना है, वहां पर हमेशा रोलर बेयरिंग का ही उपयोग किया जाएगा। पिस्टन में क्रैंक कनेक्टिंग रॉड में जो बेयरिंग लगी होती है उसमें भी रोलर बेयरिंग यूज करते हैं। ट्रक के टायरों में जो बेयरिंग लगी होती है, हब में जो बेयरिंग लगी होती है उसमें भी रोलर बेयरिंग यूज किया जाता है। रेलवे के पहियों में भी जो बेयरिंग लगी होती है वो भी रोलर बेयरिंग ही होती है। क्यों? क्योंकि उस पर भी क्या होता है, पहियों के कारण केवल नीचे से ऊपर की ओर दबाव पड़ता है और या ऊपर से नीचे की ओर दबाव पड़ता है, केवल सीधा दबाव ही पड़ता है। अगर ऐसे ही दबाव पड़ेगा तो हम रोलर का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद आते हैं निडल बेयरिंग। निडल बेयरिंग क्या होती है? बारीक और पतले रोलर, जहां पे बारीक और क्या होते हैं, पतले और बारीक रोलर लगे होते हैं। समझ में आया? ऐसे बेयरिंग को निडल बेयरिंग कहते हैं। देखिए लिखा भी है, इस तरह की बेयरिंग में सिलेंड्रिकल रोलर का उपयोग किया जाता है। सिलेंड्रिकल रोलर यानी कि लंबे और पतले यानी कम व्यास वाले रोलर। ठीक है, इस सिलेंड्रिकल रोलर की लेंथ सिलेंडर के डायामीटर से 4 गुना ज्यादा होती है। मतलब कि अगर इसकी व्यास कितना होगा, 2 mm होगा, तो इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 8 mm होगी। समझ में आया? यानी कि ये पतले होते हैं और ज्यादा लंबे होते हैं। इनको निडल रोलर कहते हैं, निडल बेयरिंग कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की बेयरिंग में सरफेस कांटेक्ट एरिया भी ज्यादा होता है, क्योंकि भाई रोलर की लंबाई ज्यादा है ना, निडल है, रोलर की लंबाई ज्यादा है, तो सरफेस एरिया जो है, जो छूने जो टच करने वाला जो एरिया है वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, जिसके कारण वे ज्यादा से ज्यादा लोड को कैरी आउट कर सकते हैं, यानी कि ये ज्यादा से ज्यादा लोड को संभाल सकते हैं। हाँ, उसमें लगी रहती है, जहां पे लोड ट्रांसफर किया जाता है उसमें लगी रहती है, लेकिन आजकल उसमें अब जो है उसका बुश का उपयोग करने लगे हैं। अच्छा, वो हो सकता है, बट हमने अभी जो लेटेस्ट मशीनें देखी हैं खासकर आटा चक्की की, तो उसमें बुश का उपयोग अब करने लगे हैं ज़्यादा लंबे रोलर के लिए। अच्छा, इसका मुख्य उपयोग मैं आपको बता दूं तो आप लोगों ने, वैसे तो वो हर जगह होती है, हर जगह जितने भी, अब जैसे आपके ये जो क्या नाम है उसका, रोड रोलर होते हैं, है ना, बड़े, जिसमें बड़े सिलेंडर लगे होते हैं, तो उनमें भी निडल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपके पिस्टन के कनेक्टिंग रॉड में जो बियरिंग लगी रहती है, ठीक है, वो बियरिंग भी निडल बियरिंग ही होती है। क्यों? क्योंकि उस पे भी लोड ज्यादा होता है। भाई ब्लास्ट होता है तो बहुत तेजी से नीचे जाता है, तेजी से नीचे जा रहा है यानी कि क्रैंकशाफ्ट पे लोड ज्यादा दे रहा है। और दूसरी चीज, ये क्या करते हैं, इनका सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से ये स्थिर रहते हैं। मतलब कि अगर इस पे लोड पड़ेगा भी तो ये जो रोलर हैं, जो बेयरिंग के रोलर हैं, इन पर बराबर दबाव पड़ेगा, ये इधर उधर बहकेंगे नहीं, एकदम सीधा चलेंगे। समझे? बॉल बेयरिंग के साथ क्या होता है, कुछ समय बाद देखिए तो बॉल बेयरिंग का अंदर का हब थोड़ा सा हिलने लगता है, डग हो जाता है। ठीक है, ये चीज रोलर बेयरिंग के साथ भी होती है, क्योंकि रोलर बेयरिंग पूरी अलग हो सकती है। एक बात और जो सुन लीजिए,
रोलर बेयरिंग का जो नीचे का हब होता है, जो नीचे की जो रिंग होती है, वो रिंग पूरी तरह से खुलकर बाहर आ सकती है। इस वजह से भी वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हिलते हैं, ठीक है, उसमें भी डग होता है। लेकिन निडल बेयरिंग जो होती है, इसमें निडल की वजह से, यानी कि लंबे शाफ्ट की वजह से, लंबे रोलर की वजह से इसमें स्थिरता सबसे ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा लोड भी कैरी कर सकता है और ये स्थिर भी, यानी एकदम सीधा बना रह सकता है, हिलेगा नहीं ये ज़्यादा, ठीक है। इसलिए निडल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है मोस्टली ऐसी जगह पे जहां पर ज़्यादा लोड देना है या ज़्यादा स्थिर लोड देना है, यानी कि लोड देने के बाद भी वो हिले ना। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेन बेयरिंग। प्लेन बेयरिंग क्या होती है? ये रिक्शे वगैरह में बहुत देखे होगे तुम, ये वाला हिस्सा, ये खासकर नीचे के शाफ्ट को जोड़ने के लिए काम आती है ना? ये तो देखे ही होगे हर जगह, है ना? क्या होती है? शाफ्ट और बेयरिंग के बीच में कांटेक्ट एरिया ज्यादा होता है, इस कारण फ्रिक्शन भी ज्यादा होता है। इसलिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए इसमें लुब्रिकेंट जैसे ग्रीस, ऑयल का उपयोग ज्यादा होता है। ये जो बेयरिंग होती है, ये देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है ये पूरी एक लंबी बेयरिंग है ना? अब इसमें खास तौर पे क्या यूज किया जाता है? लंबे शाफ्ट का उपयोग किया जाता है। जैसे एक बेयरिंग यहां लगा दी जाए, ठीक है, एक बेयरिंग यहां लगा दी जाए और इनके बीच में एक रॉड लगाई जाए, समझे? होता है ना? अरे यार, ई रिक्शा जो आपके नॉर्मल टाली वाले रिक्शा होते हैं उनमें भी ये लगा होगा, आप देख लोगे, ठीक है। मोस्टली जितना भी रखने वाली मशीनें होती हैं जहाँ पे लंबे शाफ्ट का उपयोग किया जा रहा है, वहाँ पर आपको प्लेन बेयरिंग हमेशा दिखाई देगी, ठीक है। क्या काम आती है? लंबे शाफ्ट को सहारा देने के काम आती है। और क्योंकि इस का एरिया बड़ा होता है, प्लेन बेयरिंग का एरिया बड़ा होता है और इसमें घर्षण भी बहुत ज़्यादा आता है, इस वजह से इसमें लुब्रिकेंट के रूप में ग्रीस और ऑयल का उपयोग किया जाता है। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ ऑयल यूज़ किया जाता है, कहाँ ग्रीस यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया प्लेन बेयरिंग क्या है। प्लेन बेयरिंग एक ऐसी बेयरिंग जहां पर जो लंबे शाफ्टों में सहारा देने के लिए उपयोग की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वैसी ही दिखाई दे रही है, यह है प्लमर बेयरिंग। प्लमर बेयरिंग क्या होती है? किसी घूमने वाली मशीन के अंग को संभालने के लिए बेयरिंग का उपयोग होता है, ठीक है। यदि धारुक यानी बेयरिंग, धारुक इंग्लिश में बेयरिंग, हिंदी में धारुक, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यदि धारुक को ठीक प्रकार से ना बनाया जाए तो यह बहुत जल्द उसको बदलना पड़ सकता है। इसलिए फ्लैश बेयरिंग यानी कि प्लमर बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हाँ, ये भी उसी मशीन की उसी की तरह होती है ये। हाँ, उसमें लगती है धान के या रोटीवेटर के या कल्टीवेटर के शाफ्ट को सहारा देने के लिए यही लगाई जाती है। इसका एक और फायदा क्या है कि यहाँ पर सीलेंट लगा होता है। सीलेंट मतलब एक सील वॉल्व लगा होता है ताकि अंदर का जो भी ग्रीस या ऑयल भरा जा रहा है वो बाहर ना निकले। और ऑयल या ग्रीस भरने की वजह से इसके रोलरों की लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। और यहां पर एक आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये हिस्सा, ये क्या है? नोजल है। किस लिए यूज किया जाता है? ग्रीस को अंदर डालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये भी क्या काम करती है? लंबे और भारी
वहां पर तो पतले और लंबे शाफ्टों का उपयोग कर जाए, यहाँ पर लंबे और भारी शाफ्टों का उपयोग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब जहां भी भारी या लंबे शाफ्ट का उपयोग किया जाना होगा या कम लंबे शाफ्ट हैं लेकिन भारी शाफ्ट हैं, उस जगह पर इस बेयरिंग का उपयोग यानी प्लमर बेयरिंग का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्या है? फुट स्टेप बेयरिंग। फुट स्टेप बेयरिंग, इस टाइप की बेयरिंग जनरली वर्टिकल प्लम्ब या मशीन में लगी होती है। इसमें फोर्स शाफ्ट के पैरेलल लगता है, मतलब एक्सियल लोड लगता है। एक्सियल लोड मतलब कि अब देखो हमने बात की थी शुरू में बॉल बेयरिंग पे, जिसपे इस पे भी और इस पे भी और इस पे भी लोड पड़ता था। उसके बाद रोलर बेयरिंग की बात आई, कुछ रोलर बेयरिंग दिखाई गई जिसपे केवल रेडियल लोड पड़ता है। अब ये बेयरिंग है जो फुट स्टेप बेयरिंग है, फुट स्टेप बेयरिंग में लोड केवल इस पे पड़ता है, समझे? एक्सियल लोड पड़ता है। दो तरह के लोड होते हैं, एक होता है रेडियल लोड, रेडियल, और एक होता है एक्सियल। रेडियल लोड यानी कि परिधि पर, ठीक है, बेयरिंग के ऊपरी सतह पर अगर पड़ रहा हो लोड तब होगा रेडियल लोड। और एक्सियल लोड क्या होगा? जब परिधि के केंद्र पर लोड पड़ रहा हो, बेयरिंग के केंद्र पर या इसके 90 डिग्री एंगल पर लोड पड़ रहा हो, तब यहां पर कौन सी पाई जाती है? फुट स्टेप बेयरिंग पाई जाती है। देखिए फुट स्टेप बेयरिंग में क्या होता है कि ये शाफ्ट होता है, शाफ्ट देखिए ध्यान से तो थोड़ा सा कॉलर पे बना हुआ है, ऐसे कॉलर बने हुए हैं, और यहाँ पर बेयरिंग बुश लगा हुआ है, और बेयरिंग बुश के ऊपर ही ये कॉलर घूमता रहता है। समझ में आया? जैसे कि ये आपका नीचे का शाफ्ट हो गया, ये आपकी बेयरिंग ऊपर का शाफ्ट हो गया, और बीच में ये आपकी बेयरिंग हो गई, इसी के ऊपर ऐसे फिट हो जाती है और यहीं से ऐसे घूमती रहती है। समझ में आया? तो ये ऐसे घूम रही है, इस पे सारा लोड ऐसे पड़ रहा है, ऊपर की ओर से पड़ रहा है, ठीक है। और तब हम कहाँ क्या यूज करते हैं? फुट स्टेप बेयरिंग यूज करते हैं। मोस्टली कहाँ पाई जाती है? पंप में। पंप मतलब ट्यूबवेल वाले पंप, ठीक है, समर्सिबल वाले पंप, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं? उनका लोड ऐसे पड़ रहा है और वो ऐसे घूम रहे हैं। समझ में आया? लोड ऊपर से नीचे की ओर पड़ रहा है और वो दाएं से बाएं की ओर घूम रहे हैं। या फिर हाइड्रोलिक पंप जितने भी होते हैं, जो हाइड्रोलिक कह सकते हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट जितने होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट यानी कि मोटर ऐसे लगी हुई है और यहाँ पे रोटर लगे हुए हैं और पानी ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है। तब इस पे जो लोड पड़ रहा है वो इस बेयरिंग के द्वारा सपोर्ट में लाया जाएगा, फुट स्टेप बेयरिंग के द्वारा लाया जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल बेयरिंग अगली है, जनरल बेयरिंग। जनरल बेयरिंग क्या होती है? जर्नल बेयरिंग, सॉरी, जर्नल बेयरिंग क्या होती है? इस प्रकार की बेयरिंग को रेडियल बेयरिंग कहते हैं। इस बेयरिंग में सहारा देने व दबाव एक्सिस के क्या है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यानी कि सारा का सारा लोड किस पे होता है? रेडियल के ऊपर के हिस्से पर होता है। यहां लिखा है ना, रेडियल बेयरिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि बेयरिंग के ऊपर के हिस्से पर ही केवल दबाव होगा। इसके बाद बेयरिंग में जो होल होते हैं उसे जर्नल कहते हैं, जर्नल बेयरिंग कहते हैं। जर्नल बेयरिंग का उपयोग घूमती हुई शाफ्ट को सहारा देने के लिए किया जाता है। अब अगर ध्यान से देखिए इस बेयरिंग को, ये बेयरिंग का आधा हिस्सा है, तो इस बेयरिंग में
कोई भी रोलर यानी कोई भी छर्रा लगा नहीं है, ना रोलर लगा है ना बॉल बेयरिंग का बॉल लगा है। क्या लगा है? केवल एक प्लेन हिस्सा लगा हुआ है। ये एक प्लेन हिस्सा लगा हुआ है, इसे क्या कहते हैं हम? बुश कहते हैं। एक प्लेन प्लेट लगी होती है जिसे बुश कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फाइन प्लेट होती है, बहुत ही रेजिस्टेंस की प्लेट होती है। कह सकते हैं कि ये बहुत कम घिसती है या ना के बराबर घिसती है। ठीक है, हाँ। ये ज़्यादा से ज़्यादा किस में लगता है? कनेक्टिंग रॉड को पैक करने में, या फिर पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के बीच में एक सीलेंट लगता है। ऐसा देखते होगे, ये हमेशा हर जगह लगाता है। ठीक है, तो उस जगह पर ये हमेशा वर्क करेगा। जो ये हिस्सा है इसके बीच में ऑयल आएगा। यहाँ पे छोटे छोटे होल देख रहे होंगे आपको, है ना? इसमें से क्या आता है? ऑयल आता है और इन दोनों के बीच में चलता है और उस ऑयल की वजह से घर्षण कम होता है। ठीक है, ये ऐसी बेयरिंग है जो बहुत ज़्यादा स्पीड में काम आती है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड देना होता है, बहुत ताकत देना होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कम लोड और ज़्यादा स्पीड। लोड ज़्यादा नहीं रहता लेकिन स्पीड ज़्यादा होती है, चलने की स्पीड ज़्यादा होती है। वहाँ पर जर्नल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं, केवल शाफ्ट को सहारा देने के काम आती है। ये क्रैंक शाफ्ट में फिट होती है जाके, ठीक है, और उसी को सहारा देने के काम आती है, लेकिन तब जब स्पीड बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेंड्रिकल बेयरिंग, यह भी एक रेडियल बेयरिंग है। सिलेंड्रिकल बेयरिंग, इस तरह की बेयरिंग में रोलिंग एलिमेंट के तार पर सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, तो ये क्या है? इनर एरिया है, ये आउटर एरिया है। सॉरी, ये इनर एरिया है, ये आउटर एरिया है। इसके बीच में एक तार लगा होता है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। तार का एक केस लगा होता है, खांचा लगा होता है। उसी खांचे के ऊपर ये सारे रोलर लगाए गए होते हैं। ठीक है, और ऐसी बेयरिंग में लोड को कैरी करने की क्षमता भी बॉल बेयरिंग के मुकाबले अधिक होती है। ये लोड बॉल बेयरिंग से ज़्यादा लोड ले सकते हैं। ठीक, इनमें रोलर का सरफेस के साथ लाइन कांटेक्ट होता है, जबकि बॉल बेयरिंग में पॉइंट कांटेक्ट होता है। अब इनमें अंतर बताया है कि बॉल बेयरिंग छोटा होता है, इनका जो पॉइंट कांटेक्ट है वो कम होता है ना? पॉइंट कांटेक्ट इनका कम होता है, बल्कि जब रोलर बेयरिंग का उपयोग किया जाएगा तो ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा सरफेस कवर करेंगे। तो इसका लोड कैपेसिटी क्या है? बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, ये भी एक तरह के क्या है? रेडियल बेयरिंग है, यानी कि ये रेडियल लोड को ही कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। स्फेरिकल रोलर बेयरिंग देखिए साइकिल के हब में लगती है। ठीक, और ध्यान दीजिए, तो ये कोई बेयरिंग नहीं होती है। अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो आपको बेयरिंग नहीं दिखेगी। क्या होता है? एक ऐसा नट होता है जो शाफ्ट के ऊपर लगा होता है ना? और इधर साइड भी एक ऐसा नट होता है ना? और इसी के ऊपर छर्रा लगा दिया जाता है ना? और इसी के ऊपर क्या आ जाता है? पहिए का हब आ जाता है ना? समझ में आया? ये
इसी के ऊपर पहिए का हब आता है और हमने उल्टा बना दिया, बल्कि ये इधर उल्टे साइड से बनता है। कैसा होता है दिखा दे रहे हैं। ये शाफ्ट होता है, ये एक तरह का नट होता है लंबा सा, है ना। बीच में पहिया होता है, ठीक, और उसका एक्सेस एरिया होता है ऐसे अंदर से बाहर की ओर। समझ में आया। और यहां पर एक नट होता है ऐसा, समझ में आया। आप लोगों ने देखा होगा इसको, ऐसा नट होता है और इसके ऊपर ही छर्रे को लगाकर फिट किया जाता है, टाइट किया जाता है, ठीक है। समझ में आया। तो इसको क्या कहते हैं, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, ठीक। इस प्रकार की बेयरिंग के अंदर रोलिंग एलिमेंट के तौर पे स्फेरिकल रोलर का उपयोग किया जाता है, ठीक। इस तरह के बेयरिंग का उपयोग गियर बॉक्स या फिर ड्रिलिंग मशीन या मिलिंग मशीन में किया जाता है। साइकिलों में भी मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है, जो हैवी लोड की साइकिलें होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये बना हुआ है ऐसा ही बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे रेडियल रोलर लगा होता है, टेपर रोलर लगा होता है। ऐसे दोनों साइड, इस साइड ऐसा रोलर, उस साइड दूसरा रोलर, ठीक है। इसमें के और इसमें के रोलर लगे होते हैं छोटे छोटे, इसको स्फेरिकल रोलर कहते हैं। ये कोन के आधार पे होते हैं ऐसे, एक तरफ से छोटा एक तरफ से बड़ा, ताकि वो बाहर की ओर भी लोड दें, टेपर में भी लोड दें और सीधे रेडियल लोड भी दे पाए। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं गियर बेयरिंग। गियर बेयरिंग क्या होती है। इस प्रकार की बेयरिंग में क्या है, एलिप्टिकल शेप के गियर जैसी अरेंजमेंट की जाती है। इसके पीछे का कारण यह है कि इस शेप वाले गियर की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और इसके स्लाइड फ्रिक्शन भी कम होता है। मतलब समझे, किसी भी मेन पार्ट के ऊपर ऐसे गियर्स लगा देना। हाँ, जैसे वहां सपोर्टिव गियर लगे हैं ना, वो भी क्या काम कर रहे हैं, बेयरिंग का ही काम कर रहे हैं। वो भी क्या कर रहे हैं, शाफ्ट को सहारा दे रहे हैं, ठीक है। किसके आधार पे, गियर के आधार पे, ठीक है। तो ऐसे गियर्स को क्या कहेंगे, गियर बेयरिंग कहेंगे। समझ में आया। ऐसे गियर जो शाफ्ट को या किसी भी घूमने वाले मशीन पार्ट को सहारा देने के लिए लगाए गए हैं, ठीक। और इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समय तक चलते हैं, लंबे समय तक चलते हैं और बड़े सटीक चलते हैं। इनको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके साथ साथ इनकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी, यानी कि इसमें घर्षण भी कम होता है, ठीक है। इस वजह से ये ज़्यादा किफ़ायती हो जाते हैं। ठीक, ये हो गए आपके क्या, बियरिंग के प्रकार। कितने प्रकार की बेयरिंग होती है, टोटल 12 प्रकार की बेयरिंग होती है, ठीक है। कौन कौन सी, रोलर बेयरिंग, गियर बेयरिंग, गियर बेयरिंग, क्या यार कैसे चल रहा है ये आखिर।
देखिए कौन कौन सी होती है, बॉल बेयरिंग होती है, क्या हुआ, बॉल बेयरिंग, निडल बेयरिंग, प्लेन बेयरिंग। प्लेन बेयरिंग में देखिए कोई भी छर्रा नहीं लगा होता है, इसमें बुश लगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्लमर बेयरिंग। प्लमर बेयरिंग में बुश नहीं लगा होता है, होता उसी शेप में है, लेकिन बुश के बजाय इसमें क्या होता है, रेडियल लोड के लिए रोलर लगे होते हैं। उसके बाद फुट स्टेप बेयरिंग। फुट स्टेप बेयरिंग में क्या होता है, एक्सियल लोड होता है इसमें, ये पूरी तरह से 90 डिग्री के एंगल पे लोड दिया जाता है इस पे, ठीक है। इसमें भी देखिए ब्रश विद ब्रेस कॉलर, ठीक है, यहाँ भी क्या होता है, ब्रेस कॉलर वाले बुश डले होते हैं। उसके बाद आते हैं जनरल बेयरिंग पे। जनरल बेयरिंग क्या होती है, इसमें भी बुश लगे होते हैं और ये हाई स्पीड पर वर्क करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं सिलेंड्रिकल बेयरिंग पे। सिलेंड्रिकल बेयरिंग क्या होती है, जहाँ पर भी ऐसे खांचों के साथ सिलेंडर रोलर लगे होते हैं उन्हें सिलेंड्रिकल बेयरिंग कहते हैं। ये बॉल बेयरिंग की अपेक्षा ज़्यादा लोड कैरी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्या है, स्फेरिकल बेयरिंग। स्फेरिकल बेयरिंग में क्या होते हैं, शंकु आकार के रोलर लगे होते हैं और इन्हें डिटैच किया जा सकता है, यानी कि इन्हें अलग अलग किया जा सकता है आसानी से। उसके बाद आते हैं लास्ट गियर बेयरिंग। गियर बेयरिंग ऐसी होती है, ऐसे गियर जो किसी भी शाफ्ट या घूमने वाले मशीन पार्ट को सहारा देते हैं, उन्हें गियर बेयरिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही, इसको समाप्त कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक, धन्यवाद।